हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सैलरीड क्लास पर्सन के लिए। आप में से जितने लोग जो कि सैलरीड क्लास पर्सन है उनके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि गाइस बात करने वाला हूँ आईटीआर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं लाइव आईटीआर फाइलिंग करूंगा यहाँ पे। मतलब मैंने खुद का आईटीआर फाइल किया हुआ है तो वही दिखाऊंगा, और इससे आपको एकदम प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे आपका आईटीआर खुद से फाइल करना है, तो प्रॉपर तरीके से आप फाइल कर पाएंगे अपने आईटीआर को। और वो भी 15 से 20 मिनट, मतलब मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा आपको अपना आईटीआर फाइल करने में। तो पूरा ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूं आज के वीडियो में, और बने रहेगा थ्रू द वीडियो। गाइस सारा का सारा जो स्टेप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं, इन दैट केस आपका आईटीआर हो सकता है गलत फाइल हो जाए, या फिर कुछ भी दिक्कत हो सकता है। तो आपको बड़े सावधानी से देखना है इस पूरे वीडियो को, और चाहे तो आप नोट भी बना सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को आप साइड बाय साइड देख सकते हैं जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करें उस टाइम पे। और गाइस मैं बता दूं आपको कि 2 ही दिन रह गया है, यानी कि सैटरडे और संडे 2 दिन रह गया है। 30 जुलाई एंड 31 जुलाई 2 ही दिन रह चुका है, अनलेस की फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई एक्सटेंशन देता है आईटीआर का जो ड्यू डेट है बेसिकली उसमें। अदरवाइज आपके पास ये 2 ही दिन है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरे अच्छे से देखिएगा। और गाइस अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो मैंने एक वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि कौन कौन से वो 8 म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिसमें आपको पैसे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर आपने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। उसके बदले मैंने वहां पे कुछ अल्टरनेटिव बताया हुआ है, तो वहीं पे आपको जाके इन्वेस्ट करना है। प्लस गाइस अगर आप डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं तो आपको अपने डीमैट अकाउंट को कैसे हैकर से बचा के रखना है, तो उस पर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आज के डेट में हो क्या रहा है कि हैकर काफी लोगों का जो डीमैट अकाउंट है उसी को हैक कर रहा है, और उसके अकाउंट में जितने भी पोर्टफोलियो है उसको बेच के सारे पैसे को साफ कर दे रहा है। इसीलिए गाइस आपको भी सावधान होने की जरूरत है। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। और गाइस आज की वीडियो से आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, काफी अच्छी सीख मिलने वाली है। तो गाइस इस वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे तो चैनल को कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब, एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मैं आपको ले चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मैंने खुद का आईटीआर फाइल किया हुआ है, और आपके लिए गाइस काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जितने भी लोग जो अपना आईटीआर फाइल करते हैं या फिर किसी और से फाइल करवाते हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद गाइस आपको किसी और से फाइल करवाने की जरूरत ही ना पड़े, आप खुद ही अपना आईटीआर फाइल कर पाएंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो गाइस आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपके इनकम टैक्स की जो साइट है, ई फाइलिंग की जो साइट है, वहां पे आना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइट का नाम जो है वो साफ साफ इनकम टैक्स .gov.in, इस पे आना है, और यहीं से आप फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। तभी आपका इनकम टैक्स का जो रिटर्न हो आप फाइल कर पाएंगे। तो मैं इस साइट पे आ चुका हूँ गाइस। यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉग इन या फिर रजिस्टर। तो गाइस आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा होगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पे लॉग इन कर, और गाइस लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे डिटेल आपको भरना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका यूजर आईडी क्या हो सकता है, तो यूजर आईडी गाइस आपका हो सकता है जो आपका पैन नंबर है वो होता है यूजर आईडी, जनरली वही यूज करते हैं लोग। तो आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे यूज करना है। मैं भी अपना पैन नंबर यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने अपना पैन नंबर यूज कर लिया है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो गाइस मैंने अपना पैन नंबर डाल दिया है एज अ यूजर आईडी। अब इसको आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। गाइस यूजर आईडी डालने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि आपको ये जो बॉक्स है इसको चेक करना पड़ेगा, यानी कि प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करना पड़ेगा, तभी आपका जो मैसेज है, बेसिकली आपका जो एक्सेस मैसेज है वो कंफर्म हो पाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। तो आपका जो भी पासवर्ड है वो डालना है। गाइस अगर आपको लगता है कि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उस केस में आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा उस केस में, और आपको गाइस आगे एक ऑप्शन आएगा कि आपको किस नंबर पे ओटीपी चाहिए। तो आपको जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होता है उसी पे ओटीपी आता है, तो वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है, तभी आप पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। तो गाइस मुझे तो मेरा पासवर्ड याद है, मैंने कल ही इसको चेंज किया था, तो इसीलिए मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस पासवर्ड तो मैं डाल दिया हूँ। अब करता हूँ मैं क्लिक कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइस ये खुल जाता है, यहाँ पे सारी डिटेल्स हो जाता है। गाइस सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे हाइड करके रखा है, ब्लर करके रखा हुआ है, क्योंकि ये सारे पर्सनल डिटेल्स होता है। और आपको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो पर्सनल डिटेल्स है वो किसी के साथ शेयर ना करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके अकाउंट के लिए। तो गाइस यहाँ पे सारी डिटेल्स आ चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फाइल नाउ का, तो मैं क्लिक करूंगा फाइल नाउ पे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो उस केस में आपको सिलेक्ट करना है करंट असेसमेंट ईयर, यानी कि 2022-23, यानी कि 2022 से 2023 वाली जो असेसमेंट ईयर है उसके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो आपको ये सिलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे दो मोड दिया हुआ है कि आपको ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करना है या फिर ऑफलाइन मोड। तो रिकमेंडेड यही है कि आपको ऑनलाइन ही करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो मैंने ऑनलाइन मोड सिलेक्ट कर लिया है। अब क्लिक करना है आपको कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके पास एक ही ऑप्शन आता है, लेकिन गाइस मेरे पास दो ऑप्शन आ रहा है। रीजन इसके पीछे ये है कि मैं ऑलरेडी कुछ डिटेल्स पहले से इसमें भर रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है रिज्यूम करने का, यानी कि पिछला डिटेल जो मैंने भरा था उसके अकॉर्डिंग रिज्यूम करूँ इसको, और फिर से उसको मतलब उसी को प्रोसीड करूँ अपना आईटीआर फाइल करने के लिए। या फिर मुझे लगता है कि भाई नहीं अब नए सिरे से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तो इसलिए आप
आप यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले से डिटेल नहीं भरा होगा तो उस केस में आपके पास तो एक ही ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रोसीड कर पाएंगे। बट गाइज मैं तो ऑलरेडी पहले से फिल कर रखा है, तो इसलिए मैं रिज्यूम पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे एक पॉपअप आया था, उसमें आपने साफ साफ देखा होगा, इसमें ये बोलता है कि भाई आपका जो डिटेल्स वगैरह वो मैंने प्री फिल कर रखा है, यानी कि जो इनकम टैक्स की साइट है उसने प्री फिल कर रखा है कुछ डिटेल्स जो इसके पास है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे पहला सेगमेंट होता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन से पर्सनल डेटा होता है वो सारा कुछ यहाँ पे डालना पड़ता है। लाइक आपका एड्रेस क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सारा कुछ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, आपको दिख रहा होगा गाइस यहाँ पे, जैसे मेरा नाम है, पैन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, ये सब कुछ दिया रहता है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है। उसके बाद आप कौन से सेक्शन में अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो भी यहाँ पे मेंशन रहता है। तो सारा कुछ आपको पर्सनल डिटेल में हो जाता है। और बैंक अकाउंट भी यहाँ पे आपको दिखेगा, और ये मेरा बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है गाइस। इसी बैंक अकाउंट में आपका रिफंड अगर होगा तो इसी बैंक अकाउंट में आता है। अगर आप दूसरा ऐड करना चाहे तो आप दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारा डिटेल देखने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, कंफर्म करना है। तो आपका पहला सेगमेंट कंप्लीट हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। अब दूसरे सेगमेंट में जाना है ग्रोस टोटल इनकम वाले में, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका सैलरी एग्जम्पशन के बारे में पूछता है। यहाँ पे ये आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। तो अगर आपको लगता है कि भाई इसमें आपको एक एग्जम्पशन चाहिए तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो। मेरे केस में नहीं है तो इसलिए मैं नो क्लिक करा हुआ है। और गाइस यहाँ पे आपको आई बटन दिखेगा, अगर इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिटेल यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आपको इससे ये जानकारी मिल जाएगी कि भाई ये सेक्शन या फिर बेसिकली ये जो सेगमेंट है आपका सैलरी एग्जम्पशन का, ये क्या बोलता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे येस या नो कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे नो क्लिक कर रहा हूँ। सिमिलरली गाइस यहाँ पे ये पूछा गया है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए मैं नो पे ही क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपके केस में होगा तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं वहां पे। फिर गाइस यहाँ पे पूछा गया कि एज पर द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट एग्जम्पशन रिपोर्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एचआरए इज। तो गाइस मैं यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट करा हुआ है। और गाइस ऐसा हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉयर ने जो फॉर्म 16 में दिया होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आप डिसएग्री करते हैं उससे, तो आप यहाँ पे डिसएग्री करके आप अपना जो एक्चुअल अमाउंट है वो अमाउंट भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने अपना यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है अमाउंट। उसके बाद गाइस यहाँ पे पूछा गया है कि डू यू अग्री विद इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो एचआरए का डिटेल यहाँ पे भरा हुआ है उससे आप अग्री करते हैं। अगर आप करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अग्री करते हैं तो येस पे क्लिक करना है। अगर नहीं अग्री करते हैं इन दैट केस आपको नो पे क्लिक करना है। और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इसको एडिट करने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं। बट दैट शुड बी योर एक्चुअल डेटा, हाँ, मतलब कोई गलत डेटा नहीं डालना है आपको। सिमिलरली गाइस यहाँ पे पूछा गया कि एज पर द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट एग्जम्पशन रिपोर्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस इज। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भरा हुआ था तो इसलिए यहाँ पे ये दे रहा है। और यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है कि डू यू अग्री विद इन्फॉर्मेशन। अगर आप अग्री करते हैं तो यस कीजिए, अगर आप अग्री नहीं करते हैं इन दैट केस आपको नो करना है और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा डालना है। जो एलटीसी का जितने भी अमाउंट आपका एक्चुअल है उस बेसिस पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सिमिलरली गाइस यहाँ पे पूछा गया कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी एग्जम्पशंस फ्रॉम द सैलरी इनकम। तो मेरे केस में अदर कुछ है नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नो पे ही क्लिक करूंगा और प्रोसीड कर जाऊंगा। गाइस बेसिकली इस सेगमेंट में देखें तो सेक्शन 10 का जितना भी एग्जाम्पशन होता है वो यहाँ पे दिया गया है। उसमें से जितने भी एग्जाम्पशन आप एलिजिबल है क्लेम करने के लिए वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस एग्जाम्पशन को क्लेम नहीं कर पाऊंगा इन दैट केस आपको नो ही क्लिक करना है और फिर प्रोसीड कर जाना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो गाइस कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, एग्जाम्पशन क्या है। उसके बाद गाइस यहाँ पे ये दिया गया है कि इनकम क्लेम्ड फॉर रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन अंडर सेक्शन 89A। तो ये मैंने कुछ क्लेम किया नहीं तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा होगा। नेट सैलरी फिर आपको दिख जाएगा यहाँ पे। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, और उसके बाद आप जो प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं उसका डिडक्शन मिल जाता है, तो वो भी यहाँ पे आपको दिएगा। तो गाइस स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 का होता है तो वो आपको दिखेगा यहाँ पे। प्लस आपका अगर प्रोफेशनल टैक्स आपने पे करा हुआ है तो उसका जो एक्चुअल पेमेंट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोनों मिला के आपका जो भी बनेगा एग्जाम्पशन वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब गाइस फाइनली यहाँ पे दिख रहा है आपका इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी, मतलब सैलरी से जो इनकम है वो सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको टोटल का टोटल। तो गाइस ये फॉर्म 1 है, इसमें बेसिकली वो लोग आईटीआर फाइल कर सकता है जिसके पास सैलरी इनकम है प्लस एग्रीकल्चर इनकम भी होता है और अदर सोर्स से भी कुछ इनकम है, वो लोग आपका फॉर्म 1 यूज कर सकता है आईटीआर फाइल करने के लिए। तो सबसे पहला यहाँ सैलरी इनकम दिख गया मेरा टोटल जो भी है। उसके बाद आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मेरे केस में कुछ नहीं इसीलिए यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, एज इट इज ही रह जाएगा ब्लैंक। अदर सोर्स के केस में देखा तो ऑटोमेटिकली डेटा पिक कर रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद गाइस मेरा डिविडेंड इनकम दिख रहा है, मैं कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है स्टॉक्स में, वहां से जो डिविडेंड आता है वो टैक्सेबल होता है, इसीलिए गाइस यहाँ पे डिविडेंड इनकम भी आपका अदर सोर्स में दिख रहा है एज ए इनकम। तो गाइस टोटल मेरा ये बन गया। उसके बाद कोई डिडक्शन है नहीं मेरा अदर सोर्स में तो इसलिए वो 0 आ रहा है। उसके बाद गाइस नेट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्स वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे टोटल का टोटल। तो गाइस मेरा दो तरीके का इनकम है, एक तो हो गया आपका सैलरी से और दूसरा स्टॉक मार्केट से जो थोड़ा बहुत होता है वो इनकम है। तो इसलिए गाइस ये दोनों मिला के आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरा टोटल मतलब जो ग्रोस टोटल इनकम होता है बेसिकली वो है। तो इस पे अब टैक्स बनेगा मेरा, लेकिन गाइस हाँ अभी
डिडक्शन जो होता है बेसिकली आपका सेक्शन 80C से लेके 80U तक का वो डिडक्शन बाकी है, तो वो डिडक्शन भी इसमें से एडजस्ट होगा, उसके बाद जो बचेगा उस पे ही टैक्स लगेगा। तो गाइस यहाँ पे कंफर्म का बटन आपको मिल जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक करके प्रोसीड कर जाना है। तो गाइस हम लोगों का पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये भी कंप्लीट हो गया है, ग्रॉस टोटल इनकम ये भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं टोटल डिडक्शन, यानी कि जो सेक्शन 80C से लेके 80U वाला जो डिडक्शन है उसमें आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने कुछ डोनेशन पे किया हुआ है किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का, मंदिर को, ट्रस्ट को, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, यानी कि जो एटीजी वाला जो फॉर्म है बेसिकली उस फॉर्म को आपको, जो शेड्यूल है बेसिकली उस शेड्यूल को फिल करना पड़ेगा। तो मेरे केस में मैंने कुछ डोनेट नहीं किया है मंदिर या फिर ट्रस्ट को, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ। सिमिलरली गाइस आपने कोई डोनेशन दिया हुआ है साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे देखना है। अगर आपने कोई डोनेशन दे रखा है इन दैट केस यू नीड टू गो अहेड एंड फिल द शेड्यूल। सिमिलरली गाइस यहाँ पे पूछा गया कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, तो मेरा कुछ है नहीं, तो इसलिए गाइस मैं यहाँ पे नो पे ही क्लिक करूंगा। 80GG गाइस बेसिकली ये दिखाता है कि अगर आपको एम्प्लॉयर से कोई एचआरए नहीं मिलता है इन दैट केस आप खुद भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है इन दैट केस आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेक्शन 80G में जाना पड़ेगा और वहां पे जो शेड्यूल है उसको फिल करना पड़ेगा। सिमिलरली गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोटा मोटी सभी के केस में ये सेक्शन अप्लाई हो ही जाता है, सेक्शन 80C का। तो गाइस सेक्शन 80C के केस में मेरा पूरा का पूरा 1.5 लाख है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे 1.5 लाख डाला हुआ है और यस भी करा हुआ है। तो आपको भी अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपका 80C में कितना बन रहा है, 1.5 लाख बन रहा है, 1,20,000 बन रहा है, जो भी बन रहा है आपको यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद प्रोसीड करना है। सिमिलरली गाइस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD टू कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। अगर आपके केस में ये एप्लीकेबल है इन दैट केस यस करना है और आपको जो भी अमाउंट है उसको फिल करना है। उसके बाद गाइस देखें तो काफी फेमस सेक्शन है सेक्शन 80D, जो कि मेडिक्लेम से रिलेटेड है। तो वहां पे भी आपको शेड्यूल है, वो शेड्यूल में जाके आपको फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो भी अमाउंट होगा वो एलिजिबल हो पाएगा आपके डिडक्शन के लिए। सिमिलरली गाइस बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, तो यहाँ पे बोला गया है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन फॉर सेल्फ एंड रिलेटिव। तब अपने खुद की हायर एजुकेशन या फिर अपने रिलेटिव की हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया हुआ है। गाइस रिलेटिव का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपके फूफा, चाचा, मामा, मामी है ना। रिलेटिव को गाइस काफी अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया, तो आपको पहले रिलेटिव का डेफिनेशन जान लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे देखना चाहिए। अगर आपके केस में ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और फिर प्रोसीड करना है। जो भी अमाउंट होगा उसके लिए शायद शेड्यूल भरना पड़ेगा, नहीं अमाउंट ही डालना पड़ेगा आपको, तो अमाउंट यहाँ पे डाल के आप प्रोसीड कर सकते हैं। बट गाइस मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। सिमिलरली गाइस यहाँ पे ये बोला गया है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट आया तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद गाइस फाइनली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। मेरे केस में है इसलिए मैं येस कर रहा हूँ। अगर आपके केस में नो होगा तो नो करना है, येस होगा तो येस ही करना है। गाइस यहाँ पे काफी सारे सेक्शन दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि भाई कौन सा सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है। उस केस में जैसे आप इस बॉक्स को चेक करेंगे यहाँ पे आप बड़े आसानी से अमाउंट को दे पाएंगे, तो जितना भी अमाउंट आप डालेंगे उतने का एग्जाम्शन आपको मिल जाएगा। तो गाइस आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोसीड कर जाना है। तो गाइस फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंटिन्यू पे, तो कंटिन्यू बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेरीफाई योर डिडक्शन, तो आपको इसको वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद फिर आपको कंफर्म करके प्रोसीड कर जाना है। तो मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर रखा है, तो इसलिए मैं कंफर्म करके इसको प्रोसीड कर दूंगा। तो गाइस हम लोगों का 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, ग्रॉस टोटल इनकम का एंड टोटल डिडक्शन का। तो गाइस अब बात करते हैं टैक्स पेड का। तो टैक्स पेड के केस में क्या क्या आ सकता है, तो अगर आपका कोई टीडीएस कटा होगा तो टीडीएस आ जाएगा यहाँ पे, या फिर आपने कोई एडवांस टैक्स पे करा हुआ होगा तो वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो टोटल टैक्स पेड मतलब हो जाता है आपका टीडीएस पेमेंट प्लस आपका एडवांस टैक्स पेमेंट होता है, जिसको आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी बोलते हैं। तो वो दोनों मिला के आपका टोटल टैक्स पेड हो जाता है। तो उसको कंपेयर किया जाएगा आपका करंट लायबिलिटी से। अगर आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी यानी कि जो करंट वाले जो टैक्स लायबिलिटी हो ज्यादा आता है इन दैट केस आपको पे करना पड़ेगा। अगर एक कम आता है और आपका टैक्स पेड ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है तो उस केस में आपको रिफंड आ जाएगा। तो ऐसा होता है यहाँ पे। तो गाइस इस वाले सेगमेंट में आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा कंफर्म पे क्लिक कर देना है और फिर प्रोसीड कर जाना है। तो गाइस आपका टैक्स पेड वाला सीन भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं गाइस टोटल टैक्स लायबिलिटी पे। तो गाइस बात करें टोटल टैक्स लायबिलिटी का, तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखाएगा टोटल ग्रोस इनकम, टोटल डिडक्शन कितना है वो, टोटल इनकम कितना है वो दिखाएगा। अब जो टोटल इनकम जो बचता है आपका उस पे टैक्स लगेगा, और जो टैक्स जैसे मैंने आपको बताया कि जो टैक्स अभी बनेगा वो प्लस आपने जो टीडीएस पे करा हुआ है वो प्लस आपने जो एडवांस टैक्स पे करा हुआ है, दोनों अगर ज्यादा होता है इन दैट केस आपको रिफंड बनेगा। और अगर आपका वो दोनों कम होता है और करंट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो जाता है इन दैट केस गाइस आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना है, उसके बाद आपका रिबेट क्या आया है, नहीं आया, कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट क्या है वो दिख रहा है आपको। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होता है वो है, फिर टोटल टैक्स सेंसेस मिला के इतना बन जाता है, और रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कुछ नहीं है तो ये भी कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ वो दिख जाएगा, फिर इंटरेस्ट वगैरह कुछ बनेगा। यानी कि अगर आपका टैक्स लायबिलिटी बन जाता है, कहने का मतलब ये है कि आपका करंट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बनता है और आपका टीडीएस डिडक्टेड काफी कम था, इन दैट केस गाइस आपको एडवांस टैक्स जो नहीं पे किया है आपने उस पे इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ जाएगा। तो वही इंटरेस्ट आपको यहाँ पे आता है सेक्शन 234A में
में, 234B में एंड 234C में, और अब तो 234F भी आ गया है। तो इंटरेस्ट वगैरह इंक्लूड करके आपका टोटल टैक्स, फी एंड इंटरेस्ट जो बन जाएगा टोटल, यहाँ पे ये आपको पे करना पड़ेगा, या फिर आपने ऑलरेडी इतना पे कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, तो आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा इस केस में। तो आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है एंड देन प्रोसीड करना है। तो गाइस मैंने सारे सेगमेंट को कंप्लीट कर लिया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे ग्रॉस टोटल इनकम की बात करें, या फिर टोटल डिडक्शन की, या फिर बात करें टैक्स पेड की, या फिर फाइनली बात करें टोटल टैक्स लायबिलिटी की, तो सारा का सारा मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं करता हूँ प्रोसीड। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आप अपने जो रिटर्न आपने फाइल किया है अभी तक, जितना भी फिल किया है उसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो गाइस प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको काफी सारी डिटेल्स है जो कि आपको दिखने को मिल जाएगा। आई आपका नाम आ जाएगा, सन ऑफ योर फादर नेम, फिर उस हिसाब से आपको इसको कंफर्म करना है। तो इस पे यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इस पे क्लिक करके उसके बाद आपको आगे प्रोसीड कर जाना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब आपका रिटर्न पूरा आ जाएगा यहाँ पे कि आपने क्या क्या फिल किया है, आपका डिडक्शन कितना है, आपका टैक्स कितना है, या फिर रिफंड कितना है, नहीं है, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसको आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर भी आ जाता है, जो बैंक अकाउंट है बेसिकली वो। तो आपको यहाँ पे जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक करके रखना है। ऑलरेडी मैंने क्लिक करा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो ये पहले से क्लिक हो रखा है, तो आप इसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे आया है वो है आपका प्रोसीड टू वैलिडेशन, यानी कि आपको आपने जो फाइल किया है आईटीआर उसको वैलिडेट करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है वैलिडेशन के लिए। तो गाइस वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब फाइनल स्टेप आपका जो है वो है आपका प्रोसीड टू वेरीफाई, यानी कि आपको वेरीफाई करना है अपने आईटीआर को। इसके लिए गाइस कई सारे ऑप्शन है, वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन आपको मिलता है वेरीफाई करने के लिए। गाइस यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है कि प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न, रिवीजन ऑफ द रिटर्न इज नॉट पॉसिबल अनलेस वेरीफाइड। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे इन दैट केस आप अपने रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है बाद में कि कुछ छूट गया या फिर कुछ मिस हो गया या फिर कुछ मिस्टेक हो गया है, तो रिवाइज करने अगर आप जाएंगे तो आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए रिटर्न को वेरीफाई करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है कि ई वेरीफाई नाउ, दूसरा ई वेरीफाई लेटर, और तीसरा है ई वेरीफाई वाया आईटीआर फाइल। गाइस रिकमेंडेड ऑप्शन जो है वो पहला ही है, ई वेरीफाई नाउ। और यहाँ पे कैसे वेरीफाई होगा, तो इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया आधार, ओटीपी और प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट और प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट। तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे, आधार ओटीपी से भी कर सकते हैं, या फिर आपका जो प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है वहां से भी हो सकता है, और तीसरा ऑप्शन है गाइस आपका प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट। तो गाइस मैं तो आधार ओटीपी है उसी से करूंगा, क्योंकि मैं इसी से करता आ रहा हूँ। बैंक अकाउंट एंड आपका जो डीमेट अकाउंट है उसको मैंने कभी यूज नहीं किया। वहीं गाइस अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड ई वेरीफाई विद इन 120 डेज ऑफ सबमिशन। तो आप रिटर्न अभी सबमिट कर पाएंगे और 120 दिनों में आपको ई वेरीफाई करना है। तीसरा ऑप्शन में गाइस बोला जाता है कि यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड वेरीफाई द रिटर्न बाय सेंडिंग अ साइंड आईटीआर फाइल टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय नॉर्मल और स्पीड पोस्ट विद इन 120 डेज। यानी कि जब से आप आईटीआर फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे बेसिकली, तब से लेकर अगले 20 दिन में आपको फिजिकल फॉर्म का जो आईटीआर होगा, आईटीआर 5 बेसिकली, उसको सेंड करना पड़ेगा आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, नॉर्मल पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से। तो गाइस मैं पहला ही ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, वेरीफाई नाउ, और वो भी मैं आधार ओटीपी यूज करूंगा क्योंकि ये मुझे ज्यादा आसान लगता है। प्रोवाइडेड कि आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है जो वो लिंक होना चाहिए आपके आधार कार्ड से, आधार नंबर से, तभी आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं क्लिक करता हूँ गाइस कंटिन्यू पे। तो गाइस कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, मतलब आप कैसे ई वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। दूसरा ऑप्शन है गाइस आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर डीएससी। और गाइस आगे है आपका नेट बैंकिंग या फिर बैंक अकाउंट या फिर जो डीमेट अकाउंट वाला ऑप्शन है उसके लिए। तो मैं तो पहला ही ऑप्शन पे यूज करूंगा कि आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड देन आई विल प्रोसीड। तो कंटिन्यू का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है आपको। और गाइस कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है जहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वन टाइम पासवर्ड विल बी सेंट वाया टेक्स्ट मैसेज टू द नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो इस बॉक्स को आपको चेक करना है, यानी कि इस बॉक्स में टिक लगाना है, उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी करना है। तो अब आपके जो मोबाइल है गाइस बेसिकली उस मोबाइल नंबर पे, यानी कि वो मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक है, उस पे आपका ओटीपी आएगा, और फिर आपका जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के आपको वैलिडेट कर देना है। तो गाइस अभी तक तो आया नहीं, देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। आ गया है गाइस, आ गया है ओटीपी। तो उस ओटीपी को डालना है और फिर आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो मैं डाल देता हूँ अपना ओटीपी। तो मैंने अपना ओटीपी डाल दिया है, अब मैं कर देता हूँ इसको वैलिडेट। तो ये फाइनल स्टेप है, इससे आपका जो आईटीआर है वो वेरीफाई हो जाएगा। सॉरी गाइस मैंने गलत ओटीपी डाल दिया था, इसीलिए गलत बता रहा है, तो मुझे सही ओटीपी डालना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है कि गलत ओटीपी ना डाले। अब मैंने डाल दिया है करेक्ट ओटीपी और इससे वैलिडेट हो जाएगा होपफुली। यस, तो गाइस वैलिडेट तो हो चुका है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे आपको सबमिट करना है, उसके बाद ही आपका जो आईटीआर फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो आपको सबमिट करना है। अगर आप इस स्टेप को छोड़ देते हैं इन दैट केस आपका आईटीआर सबमिट ही नहीं होगा, तो ये माना जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया हुआ है। तो इसलिए आपको इस पे क्लिक करना है। गाइस आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है कुछ मॉडिफाई करना है इन दैट केस आपको अभी भी होल्ड कर देना है और फिर चेक करना है, फिर आप इस स्टेप पे आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने सारा कुछ डाल दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई इश्यू नहीं
नहीं है, इन दैट केस आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने सारा कुछ डाल दिया है तो इसीलिए। तो गाइस यहाँ पे फाइनल मैसेज आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, वी विल नोटिफाई यू ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अपॉन द प्रोसेसिंग ऑफ योर रिटर्न। मतलब एक बार ये रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा तो मेरे मोबाइल नंबर या फिर जो मेरा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है यहाँ पे उस पे ये लोग कंफर्म कर देंगे कि भाई आपका जो रिटर्न वो प्रोसेस हो चुका है। तो मेरा रिटर्न फाइलिंग हो चुका है कंप्लीट। मैं अब करता हूँ लॉग आउट। तो गाइस ये रही सारी सारी बातें जो मैंने आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे जाके बताया कि भाई कैसे आपको खुद का अपना जो आईटीआर है कैसे फाइल करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए, कौन सा आईटीआर फॉर्म है जिसको आपको चूज करना चाहिए ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो अपने आईटीआर फाइल करने में, और आपका जो रिफंड वगैरह जो बनेगा वो सही तरीके से बनेगा, या फिर नहीं भी बनेगा तो आने वाले समय में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। बट गाइस आपको ध्यान रखना है कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो गाइस अपने कंसल्टेंट से जरूर संपर्क करें आईटीआर फाइल करने से पहले। गाइस ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आप अपना आईटीआर खुद ही फाइल करें और वहां पे कहीं कोई दिक्कत हो, तो ऐसा ना हो कि आप मुझे जिम्मेदार ठहरा दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना आईटीआर बहुत अच्छे तरीके से फाइल किया, इसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बट हो सकता है क्योंकि आपने कभी फाइल नहीं किया तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो अपना जो कंसल्टेंट है आपका उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आशा करता हूं आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी हो। आज की जो नॉलेज शेयरिंग वाली जो वीडियो थी गाइस ये काफी अच्छी लगी हो। ये जो ट्यूटोरियल वीडियो है गाइस आपके लिए काफी शानदार रहा है। तो गाइस कर दीजिए वीडियो को फटाफट लाइक। गाइस आपका जो लाइक है काफी मोटिवेट करता है हम लोगों को इसी तरीके का कंटेंट लाने के लिए। एंड गाइस वीडियो को कर दीजिए फटाफट शेयर, अपने जितने भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स है या फिर फैमिली सर्कल के लोग हैं सभी में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को अच्छे से पता चल सके कि भाई के आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है। और गाइस चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।